हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल से जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमने अब तक जो आपको पढ़ाया था वो टॉपिक जो था हमारे पास में, दैट वाज रेट। रेट क्या चीज़ होती है? तो रेट के अंदर मैंने आपको ये बताया था, रेट जो होती है दिस शोज व्हाट, ये शो करती है चेंज इन कंसंट्रेशन को। तो अगर मैं रेट के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या अपने पास में जाएगा प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट में लिखवाया था अभी पिछली क्लास के अंदर, और वो हमारे पास में था रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी और डेल्टा सी अपॉन टी, या प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ मैंने बता दिया था आपको, जो पॉजिटिव साइन जो होता है दैट इज फॉर विथ रेस्पेक्ट टू, अगर अपन बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट है, और जो नेगेटिव साइन जो रहेगा दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये हम लोगों ने कर लिया था, है ना। एक प्रोडक्ट है, दूसरा कौन सा रिएक्टेंट है। नाउ इट इज क्लियर कि ये हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने निकाल के दिया था। अब जो अपन आज जो अपन नया जो टॉपिक करने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास में है रेट एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज व्हाट, रेट एक्सप्रेशन। मतलब किसी रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक्स ए है एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट, वाई बी। एक रिएक्शन है जिसमें एक्स जो आपके एक्स मोल ऑफ ए इज फॉर्मिंग वाई मोल ऑफ बी। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे मैं पूछता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, तो इसमें आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यू विल राइट लाइक दिस माइनस डी ए अपॉन डी टी। कई बार ये डी सी ए अपॉन डी टी भी लिखा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे लिखा होता है, ये डी सी एच टू करके ये डी टी लिखा होता है, एक ही बात है। साइन नेगेटिव ये शो करता है कि इसके अंदर जो ए जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस कह देता हूँ, या मैं इसके लिए फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ बी। इस रिएक्शन के अंदर बी कितना बनेगा, तो आई कैन राइट लाइक दिस डी बी अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी। और यहाँ पर ये हो जाएगा डी सी बी अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने एच क्यों लिख दिया अभी, ये तो है ये। तो ये बच्चों हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अगर ए है तो यहाँ ए लिख दीजिए, और बी है तो आपके यहाँ पर बी लिख दीजिए। बस यहाँ साइन जो है वो रिएक्टेंट के रेफरेंस में नेगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में कैसा आ जाएगा, प्लस आएगा। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये आपने रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा, जिसको हम लोग कैपिटल आर से शुरू करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा। अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है, तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ या तो डिसअपीयरेंस या फिर आपके अपीयरेंस डिवाइड बाय क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है ना, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस लिखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये एक्स और वाई जो होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं इनको। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, इसके लिए मैं अब जो बार बार जो है, ये बड़ी टर्म है, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है, आप सब इसकी एस सी भी लिख सकते हो। यू कैन राइट हियर व्हाट, एस सी। तो रेट एक्सप्रेशन किसी रिएक्शन का ये होता है, और इसको अपन कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो अब जैसे आपके ये जो रिएक्शन थी, उसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया, और इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस इज एक्स, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय एक्स कर दिया। और यहाँ पर आपके क्या जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये बी है, तो डी बी अपॉन डी टी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वाई। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता है तो इस पर आपके बेस कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली कर सकेंगे।
तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी रिएक्शन दे दी जाती है तो उसका रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे मान लो N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये रिएक्शन है बच्चों। इस रिएक्शन का अगर मैं कहता हूँ रेट एक्सप्रेशन मुझे बताना है तो ये क्या होगा -D। अब एक्टिव मास ऑफ N2 लिखेंगे अपन, मतलब N2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, इक्वल का साइन लगाएंगे -D, और ये क्या हो जाएगा H2 अपॉन क्या लिखेंगे अपन dt, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप 3 करेंगे। और यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है तो ये क्या करना है d/dt, और ये अमोनिया और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। और ये पूरी इक्वेशन चाहे किसी के लिए निकालोगे तो ये किसको शो करेगी, दिस विल शो व्हाट रेट, ये रेट को शो करेगी। तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालनी है और ये दे रखी है तो ये 2/3 हो जाएगा। तो इसका अपन यूज करके देखते हैं किस तरीके से आपके रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इट इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर द बैलेंस्ड रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, रेट इज डिफाइंड मतलब इसका एक्सप्रेशन जो होता है डिफाइंड ऑलवेज फॉर गिवन बैलेंस्ड रिएक्शन। जो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन दी हुई है उसी के लिए निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं दी हुई है तो उस केस में अपन रेट को डिटरमाइन करना, अगर नहीं दी हो तो या तो उसको बैलेंस करो फिर उसके बाद निकाला जाएगा। तो ये पॉइंट अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट जो होती है इट इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर व्हाट गिवन बैलेंस रिएक्शन। जो गिवन बैलेंस रिएक्शन होगी उसी के लिए डिफाइन की जाती है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं तो इससे आइडिया हो जाएगा कि अपन किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जो मैंने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है उसको, है ना। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, अच्छा इसमें एक चीज और पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सर आपने ये लिखा रेट इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर द गिवन बैलेंस रिएक्शन। अच्छा, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो एक और चीज समझ आ जाएगी। और वो क्या समझ आ जाती है, देखिए आप इधर यहां देखिए, मैंने ये कहा इन हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस का मतलब अंडरस्टूड है कि वो कौन सी रिएक्शन है। हैबर प्रोसेस का मतलब वो अमोनिया के फॉर्मेशन की है। इन हैबर प्रोसेस अ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 is 12 mole per liter per second. Then find, और अब आपसे क्या क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ये आपसे पूछा क्या है। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो भी करना है सब वही तरीका रहेगा। तो आपको ये पता है R रेट इज इक्वल टू -dN2 अपॉन क्या लिख दूं मैं dt इज इक्वल टू ये 1/3 हो जाएगा। जैसे ये देखिए आपके ये 1/3 हो जाएगा ना, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा d/dt, और ये क्या हो जाएगा बच्चों H2, और साइन कैसा रहेगा ये माइनस रहेगा। अब मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये क्या आ जाएगी N2 की, तो ये आपके पास में 1/3 माइनस में, और ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यू कितनी दी हुई है 12। योर आंसर विल बी व्हाट 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, इससे आपने क्या निकाल लिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब सिमिलरली इसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया साथ ही, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बता दो, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो इस केस में जो रेट एक्सप्रेशन है उसी को वापस लेके आ जाइए। तो इन दोनों को इक्वलाइज कर लीजिए वैसे, क्योंकि क्वेश्चन में आपने एक्सप्रेशन में ये दिया हुआ है। तो ये अपने पास हो गया H2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dt, ये 3,
इज इक्वल टू 1/2 डी बाई ये आपके क्या हो जाएगा डी टी एंड दिस इज व्हाट अमोनिया। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये मुझे दिया हुआ क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और ये कोफिशिएंट आपके ये मुझे निकालना है। तो ये 2 इधर ये आपके अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये मुझे वैल्यू आपको पता दी हुई है ये कितनी दी हुई है 12। सो दिस विल एक्सप्रेस व्हाट डी बाई डी टी और इंटू अमोनिया। अब देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है आपके सामने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सो आंसर विल बी व्हाट ये आपका आ जाएगा 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों यहाँ आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल लिया। अब बच्चा कहेगा देखो सर साइन नेगेटिव है तो यहाँ साइन नेगेटिव लगा दो, ये कहोगे आप। यही पॉइंट आपके लिए गलत रहेगा। ध्यान रखना है कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन कहते हैं ये ना कह करके अपन ये कहें स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये तो अपन जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये माइनस में है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपने को दी हुई है तो वो माइनस माइनस करेंगे अपने आप में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर आता है कि बताइए रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा सकते हो आप और फॉर्मेशन के आप आगे क्या लगा सकते हो पॉजिटिव का साइन लगा सकते हो। लेकिन वो नेगेटिव साइन तो ये शो करेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस को और पॉजिटिव साइन बताएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन को। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब आपको मैं तीसरा जो क्वेश्चन दे देता हूँ उसी के अंदर वो क्वेश्चन दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे किसी एक के लिए निकाल लीजिए आपके। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनर dN2 अपॉन क्या कर लिया आपने dt कर लिया। तो ये वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी निकाली 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये एक ही क्वेश्चन से आपने क्या कर लिया रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लिया है ना। तो ये था हमारे पास में कि रेट एक्सप्रेशन के बेसिस पर अपन किस तरीके से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से लिख देता हूं कि जैसे मैंने ये लिख दिया 2H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस O2। ये रिएक्शन देखिए आपके बैलेंस रिएक्शन लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया इफ अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड ये दे दिया। और क्या दिया आपसे क्वेश्चन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 के फॉर्मेशन की रेट बतानी है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अब देखो बच्चा क्या करता है जो आपको बताया गया है ध्यान रखना ये इसने ग्राम पर लीटर पर सेकेंड में दी हुई है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन जो d बाई डी टी इंटू O2 जो रेट ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ 36 ये ग्राम पर लीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूं तो ये मोल में हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1.125 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या नोटिस करेंगे आप कि जो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दे रखी है अगर वो ग्राम में दी हुई है तो आप उस ग्राम वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट यू विल कन्वर्ट इट इनटू मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर अब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो बिल्कुल आसान सा है। अब आप क्या करेंगे रेट पूछी है तो रेट निकाल लेंगे और जो पूछा वो निकाल लेंगे। मुझे इन दोनों की कंपैरिजन करनी है तो क्या होगा d बाई डी टी और ये क्या हो गया बेटा H2O। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड मारोगे तो ये 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू और d बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा ये O2। तो अब मुझे ये निकालना था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये अब आप इसमें निकाल सकते हो किस तरीके से निकालेंगे इसको।
तो इसको भी निकालने का तरीका वही रहेगा जो भी हमने किया था, है ना। तो ये तरीका क्या रहेगा देख लीजिए आप इसमें। अब इसमें जो रेट आप निकालेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, वाटर वाला निकाल लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर DH2O अपॉन dt, अगर आप ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी टी इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये मेरे पास में 2 इंटू 1.125, तो ये आपके आंसर हो जाएगा 5 टू द 10 और 2 टू द 4 एंड ये 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2.24 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तो आपके आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गया। ये अपने पास में पहला जो था ये केस हो गया अपने पास में। अब दूसरा इसने पूछा रेट निकालनी है, तो रेट अब आप वही तरीका है, ये क्या था 1/2 डी अपॉन डी टी और ये क्या हो जाएगा H2। अब ये वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये कितनी निकाली भाई, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास 1/2 इंटू 2.250, आंसर आपके सेम आ जाएगा वापस 1.125 आ गया। सो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर ए का ध्यान ये रखना है कि ये किसने दिया। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये लिखा मैंने रिएक्शन N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको दिया हुआ क्या है। तो मान लो इसमें ये दे दिया 2, ये लिख दिया 6 और ये लिख दिया 4। ये रिएक्शन जो आपके दी हुई है उसी में, और क्या कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर, इफ रेट ऑफ disappearance of H2 is 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे दिया आपको। और क्या पूछा आपसे, देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों इसको एक काम करते हैं, 6 नहीं 12 ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्वेश्चन पहले भी कराते हैं। तो अभी आपने देखा था इस क्वेश्चन के अंदर, अब बच्चा क्या करता है इसको सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे 1, 3 एंड 2। ध्यान रखना जो आपको रिएक्शन दी गई है उसको टच नहीं करना या उसको अपने मन मर्जी से बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर द गिवन बैलेंस रिएक्शन। तो गिवन बैलेंस रिएक्शन है उसी के लिए सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ रेट जो आएगा उसके लिए मैं बता देता हूँ -d/N2 अपॉन dt। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना लगेगा, 2 लगेगा, जबकि वहां पर कितना था 1 था। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -d/dt एंड दिस इज व्हाट, ये H2 किया। अब यहाँ 3 नहीं करोगे, यहाँ क्या करोगे आप 6 करोगे। अब आपके पास ये वैल्यू दी है, दिस इज गिवन हाउ मच, ये दी है आपके 12 और ये आपके पास में कितना है बच्चों 6 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर यही क्वेश्चन जो था, अगर मैं कह देता कि मुझे इस रिएक्शन में N2 + 3H2 होता तो डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आता 3 आता, तो 12/3 करते तो आंसर कितना आता 4 आता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो गिवन बैलेंस रिएक्शन है उसी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, अपनी मन मर्जी से उस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके नहीं करना है। अब कोई स्टूडेंट कहता सर ऐसा नहीं है और हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं दी गई है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन देते हैं और ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो ये A है और ये B है एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट A2B3, ये दे दिया आपको कि बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए। अब आपके ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये बैलेंस करेंगे तो 2A हो जाएगा प्लस 3B एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट A2B3 हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसका बैलेंसिंग कर सकते हो। और बैलेंसिंग करने के बाद अब आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बैलेंस रिएक्शन अगर नहीं थी उसको करना है तो अब रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो -dA अपॉन dt, ये डिवाइड बाय क्या लग जाएगा 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा -dB अपॉन dt एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू फाइंड द, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, और जो आपको बैलेंस रिएक्शन दी है तो बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से क्या निकाली जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया जाता है थोड़ा ढंग से
तो उस केस में भी कई बार रिलेशन भी पूछते हैं, वो एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो अपन करेंगे अभी। तो ये हो गया आपके रेट ऑफ रिएक्शन और उसके एक्सप्रेशन को कैसे अपन लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया। हाँ बच्चों, तो अब उसके बाद अपन जो बात कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ reactant molecules which are taking part in elementary reaction. Elementary reaction is known as what? Molecularity. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। तो अब देखो इसमें हमने क्या लिखा भाई, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ये लिख दिया A+2B इज इक्वल टू ये C। अब इस रिएक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख दिया एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिखने का मतलब ये है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? तो मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्टली लिंक रखती है किससे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 और यहाँ कितना 2 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 3। तो ये मॉलिक्यूलरिटी जब तक कि ये कहा ना जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ, मैंने लिख दिया 2A+3B और ये बता दिया आपको कि ये मान लो आपके 5C कर दिया, किसी ने लिख दिया इस तरीके से, और पूछा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाता है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि हम इस रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल पाएंगे। अब कोई भी रिएक्शन है, अगर उसको लिखने के बाद अगर उसने कह दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो ये जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो ये आपको आ जाना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी के बाद में अगला हमारे पास में टॉपिक है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर के लिए अपन कैसे डिसाइड करेंगे ऑर्डर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, ये मिलकर बी बना रहा है ना, और इसके लिए मैंने लिख दिया कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴n। n जो है वो अपने पास में क्या है? ऑर्डर है। तो हम लोग कैसे बताएं कि एक्चुअल में ऑर्डर क्या चीज है? तो ऑर्डर जो है अपने आप में एक ऐसी चीज है, अभी हम बताते हैं कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमें ये बताएगी कि वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस रिएक्टेंट पर और किस प्रकार से डिपेंडेंट है। तो इसी को मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ ऑर्डर निकाली कैसे गई, एक्चुअल में इसका सबसे पहले जो यूज जो किया गया था इंडस्ट्रियल लेवल पर किया गया। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ, इसमें केस फर्स्ट कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए जो नई कंसंट्रेशन है A, अगर इस नई कंसंट्रेशन को मैं क्या कर देता हूँ? A का डबल कर देता हूँ, और जो रेट जो आपके वो कोई चेंज नहीं होती है, रेट आपके सेम रहती है। अगर रेट सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो जाएगा रेट जो आपके पास प्रोपोर्शनल साइन रखा है, मैंने कांस्टेंट लिख दिया, और यहाँ पर A⁴ अगर मैं कह देता हूँ कि इसको मैंने डबल किया, क्या किया मैंने? इसको डबल किया, और डबल करने पर पता रेट अब भी वो की वो है। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी पावर क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेट सेम रहती है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने का मतलब, तो इसका मतलब उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ मेरे पास के सेकेंड है, और उसमें मैंने नई कंसंट्रेशन जो है वो डबल की, और अगर आपने ये डबल की और रेट जो था आपके पास में वो अब आपके नया रेट जो है वो पुराने का क्या हो गया? डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मान लीजिए आपके जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो गई? 2 टाइम्स होगी। तो यह अपन ये लिख देते हैं 2 टाइम्स लिख देते, ज्यादा आसान रहेगा, थोड़ा इजीली समझा देते हैं, बाद में ये होता रहेगा। तो रेट आपके पास में क्या कर लिया मैंने? इसको
आई हैव रिटन इज एट 2 टाइम्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपके डबल हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको आपने किया तो यहाँ मैं क्या पावर लगाऊं कि ये वैल्यू आपके क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो आई शुड राइट हियर व्हाट 1। तो इसका मतलब यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी, ये अपन कहेंगे रेट डबल हो गई, इसका मतलब ऑर्डर क्या है 1 है। अब केस थर्ड में मैंने ये लिखा कि अगर मान लीजिए मैं नई कंसंट्रेशन है उसको, ये नई कंसंट्रेशन को मैंने एडजस्ट कर रहा हूँ, अब इसको मैंने क्या किया डबल, इसको मैंने क्या किया डबल किया, लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो आपकी कितनी हो गई, मैंने कहा वैसा अब इसको मैंने किया तो रेट जो है इसको डबल करने के बाद 4 टाइम्स हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रेट प्रोपोर्शनल, अगर इसको मैं करता हूँ और रेट आपके पास में ये 4 टाइम्स हो रही, तो यहाँ पावर कितनी होनी चाहिए, 2 ही तो होनी चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये देखिए आपके 0, 1 और 2 ये इस प्रकार से हो गया। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से चेंज होता है। तो अब मैं ऑर्डर के बारे में और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये कहें कि सर यहाँ पर ए ही आपने रिएक्टेंट लिया, अब अगर अपन चाहें और रिएक्टेंट जो है वो अगर मैं ये कह देता हूँ कि अगर मोर देन 1 हो, जैसे ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तो उस केस में अपन कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक नया ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ और मैंने इस तरीके से लिखा एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके पास में एक्स ए नहीं लिखते हैं अपन, ए, ये बी और ये सी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए मैंने ये लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करके a टू दी पावर x लगा दिया, b टू दी पावर y लगा दिया और c टू दी पावर आपके z लगा दिया। अब मैंने पूछा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? तो ये जो आपने कोएफिशिएंट लगाया है एज ए पावर, वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर अपन डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रेट लो। क्या लिखा मैंने, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। यहाँ रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होगा, जो अभी बताऊंगा आपको। एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रेट लो इज नॉन एज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रेट लो। तो अब ये एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, अगर ये माइनस है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, अगर ये माइनस है तो x माइनस वाई लिखूंगा। और इसका जो एल्जेब्रिक सम जो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज ऑर्डर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी और डेफिनेशन लिखते हैं तो ये क्या हो सकती है, तो अपन लिखेंगे ऑर्डर के बारे में, इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज द experimental value of reagent on which a rate of reaction depends। ये पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिएजेंट, ये रिएजेंट की क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिस पर कि इन विच रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिएजेंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। सर कैसे, हम समझे नहीं, इसका मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास मान लीजिए क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो थियोरेटिकली स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट कितने हैं, 50 है।
अब मैंने पूछा कितने बच्चों को ये मैंने जो पढ़ाया वो बात समझ आ गई। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन का आंसर देने वाले स्टूडेंट कितने थे? 2 ही थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आया है। तो ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तब पता चला कि 2 ही बच्चों को समझ आया। तो थ्योरेटिकल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे? 50। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिसाइड हुआ कितने स्टूडेंट? तो मेरी रेट ऑफ टीचिंग किस पर डिपेंड करेगी? उन 2 स्टूडेंट पर जिन्होंने मुझे राइट आंसर दिया है। तो एक्चुअल वही बात हो गई कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर अगर मैं ये कह देता हूं ए, बी और सी ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए पर ही डिपेंड कर रहा है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली एट द ए, बी और सी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया अगर इसके आगे 1 लिखा हुआ है और मैंने पावर भी 1 लिख दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ए की पावर क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके अंदर होने वाली कंसंट्रेशन के चेंज को हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं। हम रीड किसको कर पा रहे हैं? सिर्फ ए के अंदर होने वाले कंसंट्रेशन के चेंज को रीड कर पा रहे हैं। इसलिए ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रह जाएगी? 1 होगी। तो जैसा क्वेश्चन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसी को अपन और डिटेल्स आगे ले रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये एल्जेब्रिक, ये थोड़ा सा देख लीजिए आपके, ये एल्जेब्रिक कभी कभार क्या होता है जल्दबाजी में लिखते समय, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रेट लॉ। और दूसरा मैंने क्या लिखा है? इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिएजेंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब बात कर रहा हूं मैं ऑर्डर लॉ, या अपन बात करेंगे ऑर्डर लॉ कह दो या फिर रेट लॉ कह दो, एक ही बात है। ऑर्डर लॉ या रेट लॉ क्या कहता है? ऑर्डर लॉ या रेट लॉ ये कहता है जैसे अगर कोई रिएक्शन वापस मैंने ये ले लिया ए, बी और सी, ये मिलकर क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें ये बताया है ऑर्डर लॉ के अंदर रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। ये ध्यान रखना क्या लिखा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reagent where order of each reagent is raised to power। ये आपके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वेयर ऑर्डर ऑफ ईच रिएजेंट इज रेज्ड टू पावर। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो आप ये ध्यान रखना है कि किसी रिएक्शन में अगर मैं थ्योरेटिकली कहूं तो क्या हो गया? इसमें ए भी डिपेंड है, ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है या तो ए पर डिपेंडेंट है या बी पर है या सी पर, तो उसी को रेट लॉ के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं इफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट only at A and B, A और B पर ही डिपेंड कर रहा है, एंड their order is X and Y, और उनकी ऑर्डर क्या है? X और Y रेस्पेक्टिवली। तो अब आपसे ये पूछा गया कि इसका रेट लॉ लिखिए। तो अब इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ जो रहेगा वो ये कहेगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हमने? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ए की कंसंट्रेशन ये हो गई और बी की कंसंट्रेशन ये हो गई, और ये हमें पहले दे दिया है कि ये डिपेंडेंट किस पर है? सी पर तो डिपेंडेंट नहीं है। तो रेट लॉ के अंदर वो स्टेप या उस रिएक्टेंट को कभी या रिएजेंट को शामिल ही नहीं किया जाता है जिस पर की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। जब इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो इसको कभी लिखेंगे ही नहीं। और इसके रेस्पेक्ट में पावर क्या है? एक्स है, और इसके रेस्पेक्ट में पावर क्या है? वाई है। अब मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है, रेट लॉ या ऑर्डर लॉ। रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वेयर ऑर्डर ऑफ ईच रिएजेंट इज रेज्ड टू पावर। तो ये बच्चों अपने पास में आ गया ऑर्डर लॉ, और इसी बेसिस पर अपन कोई भी क्वेश्चन करेंगे
ऑर्डर लॉ में जो चीज दी जाती है उसी पर अपन बेस्ड जो होता है कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, अभी थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं।